अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी करने वालों के लिए गाइडेंस का सिलसिला भी जारी है और उसके साथ साथ हम पास्ट पेपर्स भी डिस्कस करते हैं। पास्ट पेपर्स के साथ वो पेपर्स भी डिस्कस किए जाते हैं जो आज की तारीख में हुए हैं। तो आज 29 जून 2025 को ज़िलेदार के दो पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आज की इस वीडियो में हम इवनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर को डिस्कस करने का मकसद ये है कि जितने भी कैंडिडेट वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको रहनुमाई मिल सके। जिन्होंने ये पेपर दिया है वो अपने सही आंसर्स यहाँ से कंसल्ट कर सकें। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। 1 जुलाई से न्यू सेशन शुरू होने जा रहा है, तो आप नए सेशन को इन टाइम ज्वाइन कर लेंगे। तो पेपर की डिस्कशन का प्रॉपरली आगाज करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो 1947 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और 1951 तक यानी कि अपनी शहादत तक वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब जहां तक ताल्लुक है क्वेश्चंस की क्रेडिबिलिटी का, तो मैं आगाज में ही बताता चलूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं पीपीएससी के पेपर में, चूंकि पीपीएससी का पेपर आउट नहीं होता, वो आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आता, तो हमारे कैंडिडेट जो पेपर देकर आते हैं वो जैसे जैसे बताते जाते हैं क्वेश्चंस को, हम उसी तरह आप लोगों के लिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये उन्हीं कैंडिडेट्स की तरफ से आए हैं जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो ये मलक गुलाम मोहम्मद थे जो 1947 से लेकर 1951 तक पाकिस्तान के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और उसके बाद इन्हें पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने सजेस्ट किया था। कायद-ए-आज़म ने इंडिया के कितने विजिट किए पाकिस्तान बनने के बाद? तो एक भी विजिट नहीं किया। अगस्त 1947 से लेकर अपनी वफात सितंबर 1948 तक कायद-ए-आज़म एक बार भी इंडिया नहीं गए। सियाचिन सीज फायर जो 2003 में हुआ था, तो ये किस ट्रीटी के अंडर आया? ये किसी खास ट्रीटी के अंडर तो नहीं आया, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान और इंडिया ने इसको एक डिफेक्टो सीज फायर डिक्लेयर करते हुए सीज फायर कर लिया था। गुलाम इसहाक चेयरमैन सेनेट कितना अरसा रहे? तो 1985 से लेकर 1988 तक 3 साल ये चेयरमैन सेनेट रहे हैं। उसके बाद इन्हें पाकिस्तान का सदर बनने का मौका भी मिला। ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में, तो उस वक्त इंडिया की तरफ से कौन था और उस वक्त इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था? तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो पहली बात तो यह कि पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और इंडिया की तरफ से उनके प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन अगर हम बात करें कि उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट थे। इब्ने बतूता का ताल्लुक किस मुल्क से था? इब्ने बतूता का ताल्लुक मोरक्को से था, जिसे हम मराकश कहते हैं। इब्ने बतूता मशहूर सफ़र निगार है, मशहूर इनकी शोहरत जो है वो ज़्यादा सियाहत और सफ़र के हवाले से है। रुथ फाओ ये पाकिस्तान में रही, डॉक्टर रुथ फाओ, और यहाँ पर इन्होंने कोढ़ के मरीजों के लिए इलाज के लिए बहुत अरसा काम किया। तो इनकी वफात किस साल हुई? तो डॉक्टर रुथ फाओ की वफात अगस्त 10 2017 में हुई और इनकी वफात कराची में हुई। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने म्यूजियम और आर्ट गैलरी कब इस्टेब्लिश किया? तो 2004 में कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने म्यूजियम और आर्ट गैलरी इस्टेब्लिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बक्सर वार, ये जो जंग बक्सर थी बरतानिया के दरमियान और हिंदुस्तानी इत्तेहाद के दरमियान। हिंदुस्तानी इत्तेहाद से मुराद ये कि इसमें मुगल बादशाह भी थे, शाहरुख आलम थे, साथ मुख्तलिफ रियासतों के नवाब थे और महाराजा बलवंत सिंह थे बनारस से। तो ये दो बड़ी ताकतों के दरमियान जंग थी जिसमें इत्तेहादों को शिकस्त हुई थी, जितनी भी हिंदुस्तानी इत्तेहाद था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको इस जंग में फतह मिली थी। तो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर हेक्टर मनरो। नेक्स्ट है, लेसर हिमालयन रेंज हाइट कितनी है? तो हिमालयन रेंज का जो लेसर रीजन है इसकी हाइट 4500 मीटर की एवरेज हाइट है। फैसल मस्जिद कब कंप्लीट हुई? फैसल मस्जिद जो कि इस्लामाबाद में है और इसका नाम शाह फैसल के नाम पर रखा गया, ये मुकम्मल हुई 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयाज।
अच्छा, दुनिया में जो सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वो हिमालयन है। हिमालयन के बाद एंडीज दूसरा बड़ा सिलसिला है, और तीसरा बड़ा सिलसिला जिसे हम ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं, तिब्बतन हिमालयाज भी कहते हैं, या टीथस हिमालयाज भी कहते हैं, जिसमें हमारा कुराक्रम रीजन भी आ जाता है, लद्दाख रेंज भी आ जाती है और जंस्कर रेंज भी आ जाती है। ये तीसरी बड़ी रेंज है, तो ये ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एक और तरह से पूछा जा सकता है कि थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। तो अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया, ट्रांस हिमालय जो है ये थर्ड लार्जेस्ट रेंज है। इसमें कुराक्रम वाली रेंज भी आ जाती है, तो इसमें K2 जो है दुनिया की दूसरी बड़ी जो पीक है वो भी इसी का हिस्सा है। माउंट एटना ये किस कंट्री में है? तो ये मशहूर पहाड़ इटली में है। इटली के शहर सिसिली में ये माउंट एटना पहाड़ मौजूद है। लूरे ये एक म्यूजियम का नाम है फ्रांस में। तो क्वेश्चन भी यही था कि ये कहाँ पर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ये फ्रांस के अंदर मौजूद है। स्क्राइब होटल जो पेरिस है, इसे कौन ऑन करता है, कौन सा मुल्क ऑन करता है? तो एकॉर ग्रुप ऑन करता है पाकिस्तान का। विच इज ए फास्ट ग्रोइंग प्लांट, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है? तो बैम्बू को दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला प्लांट माना जाता है, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला दरख्त भी कह सकते हैं। ये एक दिन में 3 फीट तक ग्रो कर सकता है। लेकिन बैम्बू की ग्रोथ इस तरह नहीं होती कि आपने लगाया और ये फौरी तौर पर ग्रो कर गया। पहले ये जड़ें बनाता है, काफी टाइम लेता है, उसके बाद फिर ये स्पीड से ग्रो करता है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? क्या ये एल्जी है या फंजाई या ये किसी दरख्त का नाम है? तो मशरूम का ताल्लुक फंगस के ग्रुप से है, तो ये एक फंजाई है। कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो ब्रोमीन। ये ऑप्शंस में से सही आंसर है। उमर बिन हशाम किसका नाम है? उमर बिन हशाम या अमरू बिन हशाम ये अबू जहल का नाम है। G20 समिट जो 2025 में हुआ, इसका थीम क्या है? इसका थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट एक इंग्लिश से क्वेश्चन है, आइदर ऑफ दीज टू रोड्स डैश टू स्टेशन। तो यहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? अब टू रोड्स को देखकर लग रहा है कि लीड आएगा, लेकिन यहां पर शुरू में लिखा गया आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, तो किसी एक की बात हो रही है। तो यहां पे लीड्स आता है सिंगुलर के लिए, और टू रोड्स के हिसाब से हमें लीड का शुबा पड़ सकता है, लेकिन लीड नहीं आएगा, आइदर की वजह से ये लीड्स आएगा। तो लीड्स हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिकेट्स डिजीज किस वजह से होती है? ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, जिसकी वजह से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। गोइटर डिजीज, गिलड़ की बीमारी, तो ये किस वजह से होती है? ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। किस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा गोल है इंटरनेशनल फील्ड हॉकी में? तो सुहेल अब्बास जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, सबसे ज्यादा हैट्रिक्स भी इनकी हैं, सबसे ज्यादा गोल्स भी इन्हीं के हैं। तो 348 गोल्स हैं इनके फील्ड हॉकी में। किस कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे टोक्यो 2020 गेम्स में? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, 113 मेडल थे। 39 मेडल्स गोल्ड में थे, 41 सिल्वर में और 33 ब्रॉन्ज में। किस प्राइवेट एजेंसी ने सबसे पहले मैन को लॉन्च किया था स्पेस में? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कंट्री लेवल पे बात होती तो हम नाम लेते हैं रशिया का, सोवियत यूनियन का, कि उन्होंने यूरी गॉगरिन को भेजा था सबसे पहले स्पेस में। लेकिन अगर प्राइवेट एजेंसी की बात होगी तो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने इंसान को खला में भेजा। मार्सुपियल एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल जिनके पास पाउच होते हैं उन्हें हम मार्सुपियल एनिमल्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप कैंगरू मशहूर एनिमल है, आप उसके बारे में पढ़ते हैं। विच वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही हैं, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, हम इसे UNFCCC कहते हैं। और एक है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सबसे फेमस है, इसे IPCC का नाम देते हैं और मोस्टली ऑप्शंस में यही होता है। फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के लॉज किसने दिए थे? तो आइजक न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉज दिए थे। पायस कैलिफेट जो खुलफाए राशिदीन का जमाना है, कितना है? 30 साल का। फैसिलिटेट या फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब होता है सहूलतें, तो फैसिलिटेट किसी को सहूलत देना, इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्पीड, इसका एंटोनिम हो सकता है कि किसी को सहूलत ना देना। रेफरी हैज कॉल्ड डैश मैच बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवीली। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी प्रेपोजिशन लगती है। तो कॉल के साथ क्या लगेगा मैच खत्म करने के लिए? तो ये होता है कॉल ऑफ। तो रेफरी हैज कॉल्ड ऑफ मैच बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवीली।
ईडीएम है हमारे पास नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फैसला ना कर पा रहे हो कि कौन सी साइड चूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हिंदू सेनेटर के हवाले से भी था और हिंदू फीमेल जज के हवाले से, तो दोनों तरह से ये बात हम तक पहुंची, तो हम दोनों तरह से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हिंदू सेनेटर मेंबर्स जो है पाकिस्तान में वो कौन है, तो कृष्णा कुमारी कोहली ये थरपारकर सिंध से हैं और दिनेश कुमार ये बलूचिस्तान से हैं। लेकिन अगर बात हो रही है फर्स्ट हिंदू फीमेल जज इन पाकिस्तान की, तो इसका आंसर होगा सुमन पवान बुदानी। तो ये जो है फर्स्ट फीमेल हिंदू जज हैं। विच वन कैन अट्रैक्ट फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, टेक्सटाइल्स और मिनरल्स? सही ऑप्शन कौन सा है? तो टेक्सटाइल और मिनरल ये दोनों ही ठीक आंसर्स हैं, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान में फॉरेनर्स को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा बने? तो 3 दफा बने थे। 2 दफा तो 1990s में और 1 दफा ये भी रिसेंटली बने हैं तो 2018 में। तो ये 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनफैक्ट 2013 में। नेक्स्ट है कंप्लीट सीरीज। सीरीज को हमने कंप्लीट करना है 6, 9, 18, 45 और 126। पहले तो आप इसमें रिलेशनशिप देख लें कि 6 और 9 में क्या डिफरेंस आ रहा है? 3 का। 18 और 9 में आ रहा है 9 का। 45 और 18 में आ रहा है 27 का। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 3 3s आर 9, 9 3s आर 27। नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस फिर 27 3s आर 81, तो उससे नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस होना चाहिए 81 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 243। तो आपने अगले नंबर में यानी कि 126 में 243 को जमा करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 369। कि आपने हर दफा देखते जाना है कि कितना डिफरेंस है। पहला नंबर 6 है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 45 है, फिर 126 है और नेक्स्ट आप नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो 6 + 3 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 होता है, तो 9 में 9 ऐड किया 18, 9 3s आर 27 होता है, 18 में 27 ऐड किया 45, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, 81 यहाँ पर ऐड किया तो 126, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया 243, 243 को 126 में किया तो ये आपके पास आ जाएगा 369 इसको इसमें ऐड करने के बाद। तो इस तरीके से हम इस सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोटी वोटी पानी वानी, ये क्या चीजें हैं? तो ये 2 वर्ड्स हैं, इसको हम रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं, अल्फाज की तकरार भी कहते हैं। इनमें से पहला वर्ड उसका मीनिंग है, रोटी का एक खास मतलब है, पानी का भी मतलब है, वोटी और वानी का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे अल्फाज को हम मुहम्मल अल्फाज कहते हैं। तो कलमा और मुहम्मल ये वो वाले अल्फाज हैं। नेक्स्ट है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए ऐसी शर्त रख देना जो ना पूरी की जा सके, तो जब वो पूरी नहीं होगी तो काम भी नहीं हो सकेगा। यक न शुद्ध दो शुद्ध, यानी कि जब आप किसी एक चीज से कंपीट करने में मुश्किल फील करें और वो अचानक से 2 हो जाए तो आप उसे कहते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध, के एक की बजाय 2 मुसीबतें गले पड़ जाना। नेक्स्ट है विच वन कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड रिपब्लिक फ्रॉम ब्रिटिश, तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ब्रिटिश रूल को या ब्रिटिश मोनार्की को छोड़ा है? तो 2021 में बारबाडोस ने ब्रिटिश मोनार्की को छोड़ा है और अब ये रिपब्लिक स्टेट है। अलीबाबा फाउंडेशन कब स्टैब्लिश हुई? तो अलीबाबा ग्रुप जो स्टैब्लिश हुआ 1999 में। जो मैक्रोज का फंक्शन होता है एमएस वर्ड में, ये किस लिए होता है? ये किसी भी काम को बार बार रिपीट करने के लिए होता है, तो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए मैक्रोज का फंक्शन होता है एमएस वर्ड में। विच वन इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग? ऑनलाइन मार्केटिंग भी, वेब मार्केटिंग भी, यानी कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो भी ठीक थे, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर है। विच वन लीड पेजेस टू सिंगल लिंक? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास HTML लिंक्स होते हैं, KOJI ये एक हमारे पास टूल है, बीकन्स AI, लिंक ट्री, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं जो डायरेक्टली ले जाते हैं ओरिजिनल पेज पर। आगे है रियल नेम ऑफ अबू जहल, अगेन ये रिपीट हो रहा है, अमर इब्ने हिशाम भी हम इन्हें कहते हैं। गज़वा ओहद, इन गज़वा ओहद द होली प्रॉफिट सेड टू वार्म दैट, ओ तीर तेज चला, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में कहा होगा तेज तीर चलाने को, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन्हें कहा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्ने अबी वकास को कहा, क्योंकि वो अच्छे तीर अंदाज थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हुक्म दिया तेज तीर चलाने को, और इनको इस मामले में सादत भी हासिल है कि ये अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं।
होली प्रॉफिट अरेंज्ड एजुकेशन फॉर विच वाइफ ड्यू टू इंटेलिजेंस, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा दोनों के लिए तालीम का इंतज़ाम किया था। नेक्स्ट है ज़्यादा पैमा। ज़्यादा पैमा का मतलब होता है ट्रेवलर, पैमाइश करना एक्चुअली इसका मतलब होता है। कनकोटेड इसका मतलब क्या है उर्दू में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ करना, तो ये कनकोटेड है। नेक्स्ट है घड़ना। घड़ना का मतलब होता है किसी चीज़ को खुद से बना लेना, मन गढ़त। इजाद करना, किसी चीज़ को इन्वेंट कर लेना। यूएस की कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट हैं। गुसैल मलाइका किसे कहते हैं? हज़रत हंजला, ये सहाबी है मशहूर, इन्हें कहा जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कितनी नमाजें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में पढ़ाई? तो 17 जो दिन की नमाजें हैं वो उन्होंने पढ़ाई। अली बाबा फाउंडेशन अगेन रिपीट हो गया, 1999 में है। शी हैड रीच्ड होम व्हेन आई फोन शी हैड बीन एट हर हाउस, आंट्स हाउस, तो यहाँ पे हैड बीन आएगा। शिमला डेपुटेशन के कितने मेंबर्स थे? 35, और इनको लीड किसने किया था? सरागा खान ने। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खाना काबा की चाबी किन के पास थी? तो कलीद बरदार कौन थे खाना काबा की चाबी के? तो ये बनु शैबा कबीला था, इनकी एक फैमिली थी जो कि खाना काबा की चाबी रखती थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तफवीज़ की थी उस्मान इब्ने तलहा को, और उसके बाद ये इन्हीं के ख़ानदान में चल रही है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो होती है किसके लिए काम करती है? तो डेफिनेटली ये सिविल एविएशन के लिए काम करती है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स को देखती है। 5 उंगलियां घी में, तो इसका है सर जो है कढ़ाई में, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना किसी चीज़ का। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लाहौर में है। बैक्टीरिया लोकोमोशन के लिए किस ऑर्गन का इस्तेमाल करता है? फ्लैजेला का। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कब स्टैब्लिश हुई? 1937 में। बेनीलो मराम लौटना मतलब नाकाम हो जाना। वकारुल मुल्क ये डीन थे अलीगढ़ कॉलेज में, तो ये किस ओहदे पर रहे हैं? सेक्रेटरी या प्रिंसिपल? ये सेक्रेटरी के ओहदे पर रहे हैं। इसके बाद है तहकीकी मुजल्ला है बुनियाद के नाम से, ये कौन सा तलीमी अदारा पब्लिश करता है? तो लम्स एक अदारा है जो इसे पब्लिश करता है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्राउन ऑन अ सर्कल? एक सर्कल पर बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, तो इन्फिनिट कहते हैं। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजर जाए, तो बहुत सारे टेंजेंट्स हैं जो कि हम ड्रा कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने ऑल मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन किस शहर में कायम की? तो 1937 में कोलकाता के अंदर। ट्विन टावर्स किस मुल्क में हैं? तो अगर आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की बात करें तो ये अमेरिका में है, और अगर आप पेट्रोनास टावर्स की बात करें तो ये मलेशिया के शहर कोलालमपुर में है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? एटाकामा ड्राइएस्ट डेजर्ट है। और आखिरी क्वेश्चन है हु बॉर्न इन 4th हिजरी, 4 हिजरी में किन की पैदाइश हुई? तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। तो यहाँ पर ये इवनिंग वाले पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। जितने क्वेश्चंस और जिन अल्फाज में ये क्वेश्चंस हम तक पहुँचे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की तरफ से, वो हमने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए हैं। मॉर्निंग वाला पेपर भी अभी डिस्कस होके चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगेन बताता चलूं कि 1 पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज 1 जुलाई से हो रहा है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।